आप कहोगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, भाई 43 सेट्स होते हैं सीजीएल में और सीएचएसएल में 72 सेट्स होते हैं। अब अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे? अब मैं कह सकती हूँ ठीक है, जैसे अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखना है तो आप क्या करो ना, 1000 के पेजेस गिनो। मतलब जो चैप्टर में जितने ज्यादा पेजेस भरे हुए उतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे होते क्या है टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह में, मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी, रुक जा पहले अभी खत्म कर दें। अब जैसे मैंने कहा कि रिवेंज इवेंज में ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लिए और दूसरों के लिए। अब देखो क्या है, रिवेंज होता है बदला लेना। कैसी फीलिंग के साथ? गुस्से के साथ। एक अंदर से गुस्सा होता है, लगता है कि हाँ आगे वाले को जान से मार दे, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। वो फीलिंग से जब बदला लेते हैं ना तो रिवेंज होता है। एवेंज क्या होता है? विद द सेंस कि अगर हमने ये काम कर दिया, यानी कि उधर के भी सैनिकों को मारा ना, तो इसका मतलब जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके साथ जस्टिस होगा, वो होता है एवेंज। इसलिए याद रखना, रिवेंज होता है बदला लेना विथ अ फीलिंग ऑफ, ऐसे लगा, विद द फीलिंग्स ऑफ एंगर, है ना। और ये होता है एवेंज विद द फीलिंग्स ऑफ जस्टिस। यानी जब आप बदला लेते हो गुस्से में तो वो रिवेंज होता है। जब आप बदला लेते हो कि ठीक है जिनके साथ बुरा हुआ है, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी क्योंकि उसके साथ जस्टिस होगा, तो वो फीलिंग ऑफ, जो उस फीलिंग के साथ होता है वो एवेंज होता है। अब आइए रूट। ऐसे रूट को वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट नाउन। RIOT भी नाउन है, NRITE ये भी नाउन है। ठीक है, देखिए पहले कौन वर्ब है कौन नाउन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको जानना जरूरी होता है। देखो ROUT, हाँ इसका नाउन भी है। इसका मतलब होता है ना जो बुरी तरह से पराजय होता है ना, करारी हार जिसको कहोगे वो होता है। और राउट का मतलब होता है हराना, यानी बुरी तरह से हराना, वो भी ROUT होता है। रूट होता है जड़, और अगर मैं कहूं डीप रूटेड या रूटेड इन द सॉइल, इसका मतलब होता है जड़ उसके अंदर है ना, जड़ जैसा अंदर होना। रूट इज रास्ता, राइट इज दंगा, और ये RITE होता है ना जो, वो जैसे होते हैं ना संस्कार टाइप के, संस्कार जैसे नहीं होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं ना, तो लास्ट राइट होता है। यानी राइट होता है, जैसे रिचुअल्स की बात करेंगे, जो कर्म कांड वगैरह करते हैं ना हम लोग पूजा पाठ वगैरह में, तो वो राइट हो जाता है। सेवर वर्ब है, काट के अलग करना। सीवियर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तीव्र। सीवर ये नाउन है, मतलब नाला है ना। अब आप प्रोस्क्राइब ये भी वर्ब है, प्रेस्क्राइब ये भी वर्ब है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटोनी में, पता है। प्रेस्क्राइब करते हैं यानी कि कहते हैं ये काम करो, प्रोस्क्राइब करते हैं तो पाबंदी लगाते हैं। प्रेस्क्राइब करते हैं तो एडवाइस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो वो एडवाइस करता है कि आप ये मेडिसिन को लो। जैसे कह सकते हो प्रेस्क्राइब का मतलब सलाह देना, और जैसे लिखित रूप से सलाह देते हो किसी को। ठीक है,
बोलो कोई प्रॉब्लम? सेंटेंसेस लिखो। अब मिटा दे रही हूं पूरा।
सीवियर का मतलब तीव्र होता है, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। हो गया? चलिए देखिए, वी डैश गुड मॉनसून, मॉनसून की आप उम्मीद कर रहे हो कि अच्छा रहेगा मॉनसून, इसका मतलब है कि उम्मीद हम हमेशा अच्छी चीज की करते हैं ना, तो कहेंगे वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून दिस ईयर, यानी लिख लो एक्सपेक्ट और होप, लेकिन होप के साथ फॉर आ जाता है इसलिए मैं यहां पर नहीं लगा रही हूं, अगर फॉर होता तो वी होप फॉर होगा, है ना, इसे लिखो एक्सपेक्ट, किसी अच्छी चीज की हम उम्मीद करते हैं, वी एक्सपेक्ट और होप, एक्सपेक्ट ओब्लिक होप फॉर समथिंग गुड। लेकिन देखो जरा, क्लाउड्स डार्क है, अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल घना काला बादल अगर है तो, काले बादल है तो हम एक स्टॉर्म यानी कि तूफान की उम्मीद नहीं करते हैं, डरते हैं कि तूफान ना आ जाए, वी सस्पेक्ट, यानी एक्सपेक्ट और होप गुड थिंग्स की जाती है, सस्पेक्ट बैड थिंग्स की जाती है ना। वी एक्सपेक्टेड क्यों होगा, वी एक्सपेक्ट लगा रही हो सकता है अभी मानसून नहीं आया है ना, तो वो भी तो हो सकता है, अगर मानसून खत्म हो गया, बारिश ठीक से नहीं हुई, तब कहोगे वी एक्सपेक्टेड, है ना, वी हैड एक्सपेक्टेड हो जाता फिर तो। द क्लाउड्स आर डार्क, वी सस्पेक्ट, यानी कि हमें आशंका है, यानी एक्सपेक्ट का मतलब हुआ उम्मीद होना और सस्पेक्ट का मतलब हुआ आशंका होना। सो सस्पेक्ट इज समथिंग फॉर समथिंग रॉन्ग या बैड। दे नो ऑल द डैश ऑफ देयर जॉब एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं से अवगत हो जाते हो आप अपने जॉब के, जब आप काम करना शुरू करते हो कुछ दिनों के बाद, है ना, एस्पेक्ट्स इज पहलू। फोर्थ आओ, दिस बुक इज गुड एक्सेप्ट फॉर, इसका मतलब होता है को छोड़कर, कुछ टाइपिंग एरर है, टाइपोग्राफिकल का मतलब होता है टाइप करते वक्त जो हो जाता है, सो कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, उसको छोड़कर देखा जाए तो ये किताब बहुत अच्छी है। He dashed the proposal,
क्या होगा? उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, है ना। he dash his son's death, अब अपने बेटे का डेथ को वो कहेगा कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ था तो मैं उसके साथ गलत करूंगा। ही एवेंज्ड भी हो सकता है, रिवेंज भी हो सकता है, लेकिन जब वो अपने सन्स डेथ के लिए कर रहा है, तभी तो मैंने कहा ना, कई बार आप सोचते हो अपने किसी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे अवगत होते हो उस केस से पूरी तरह से, तब लगता है कि उसके साथ गलत हुआ तो मैं उसका बदला लूंगा, क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ जस्टिस के साथ कर रहे होते हो कि किसी के साथ गलत हुआ है तो मैं उसका बदला लूंगा। लेकिन अगर नाउन के रूप में लेना है, टेक के बाद नाउन चाहिए, तो एवेंज नहीं आएगा, रिवेंज आएगा। डोंट टेक रिवेंज, है ना। डिससैटिस्फैक्शन इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। आप जब डिससैटिस्फाइड रहते हो तो दुखी रहते हो, इसीलिए उसका जो मूल रीजन है वो है डिससैटिस्फैक्शन। तो मूल रीजन मैंने कहा। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का क्या हुआ था? बुरी तरह से पराजय हुआ था। मैं पैसिव वॉइस लगा रही हूं, सिर्फ वर्ब पर ध्यान दो। कांग्रेस बुरी तरह से हार गया था, है ना। मे आई नो द शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए आपको नोएडा जाने के लिए, जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता है वो चाहिए आपको। बहुत तेज सर दर्द है, आई हैव सीवियर हेडेक, है ना। और अगर मैं कहूं नाला ऊपर से बह के निकल गया है पानी, तो द सीवर हैज ओवरफ्लोड। आप ब्रांचेस को क्या करते हो? तो जनरली हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रून वर्ड यूज करते हैं। जब आप छांटते हो ना तो प्रून वर्ड यूज करते हो, है ना, छांटते हो तो। लेकिन यहां पे क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो सेवर्ड, है ना, छटनी कर दिया, ठीक है। द डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड हिम। और अब जब प्लेन्स पे चढ़ते हो, देखते हो, अब लाइटर्स लेके चढ़ोगे तो लाइटर्स आपका जब्त कर लेगा। एक रूल्स मना करता है कि आप लाइटर्स, चाकू, छुरी वगैरह लेके फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून दिस ईयर। प्रेजेंट सेंटेंस क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेजेंट रूटीन नहीं होता है। सुनो, एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ प्रेजेंट में कोई रूटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि मुझे आशा है कि आज वो आएगा, तो मैं क्या करूं? एक्सपेक्टेड थोड़ी कर दूंगी। आई एक्सपेक्ट हिज अराइवल टुनाइट। रूटीन नहीं होता, वो प्रेजेंट में भी तो होता है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्ट का मतलब खाली जो होता है, यानी जो प्रेजेंट, जब आप है की बात करते हो तब भी तो एक्सपेक्ट आता है ना। यू कैन से एक्सपेक्टेड इफ यू वांट। वी आर एक्सपेक्टिंग भी लगा सकते हो, हम उम्मीद कर रहे हैं। सो वी हैव डन 50। अभी इस चैप्टर में थोड़ा 2 क्लासेस और लग जाएगा। उसका रीजन ये है कि एक तो पहले मैं ये खत्म करूंगी आपका, और उसके बाद एक और है कि वर्ब में स्पेलिंग्स भी आपको प्रॉब्लम देता है कि वर्ब में हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे टर्न करते हैं, उस स्पेलिंग की भी बात होती है ना। सुबह आप हड़बड़ी में हो क्या किसी और चैप्टर के लिए? पहले मुझे बता दो, क्योंकि देखो बात क्या है ना, कंफ्यूजिंग वर्ब मैंने कहा आपका 2 क्लास और लग जाएगा, और उसके बाद खाली एक क्लास में कंफ्यूजिंग वर्ब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वाले क्लास में आपको कुछ वर्ब से रिलेटेड और है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास चैप्टर में, दैट इज टेंस। कोई और बात है तो बताइए, फिर मैं आ जाऊं शीट 3 में। मैंने आपको करा दिया था हेट्रोडॉक्स तक, 20 तक हो चुका था, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ 21। देखो क्यूजोटिक, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, और जानते हो इंग्लिश में है ना,
वो अपने वोकैबुलरी को इतना एनरिच किया इंग्लिश लैंग्वेज ने, कहां कहां से, जहां से मर्जी हुआ वहां से उठाया। आपको पता है क्विजोटिक कहां से उठा है? डॉन क्विजोट से उठा है। क्या पूछ रहे हो? टेंस के लिए बस रुक जा बेटा, टेंस भी बड़ा चैप्टर है, जानते हो? रिवेंज एवेंज दोनों चलेगा, बिल्कुल सही है रमेश। वो मैं लास्ट क्लास का आपको बता रही हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इसीलिए वो लोड नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल स्नैक था। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द उतना ही पोर्शन पढ़ा के फिर से मैं लोड कर दूंगी, टेंशन मत लो। जब मैंने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको एक भी छोटी से छोटी चीज मिस नहीं होने दूंगी। और एक चीज और ध्यान रखो, आपको और कुछ लगे कि हाँ कुछ और होना चाहिए, आप मुझे सिर्फ इशारा कर दो, मैम ये चीज होना चाहिए आपके चैप्टर में, फिर देखो मैं पूरा कंप्लीट बल्क लेके आ जाऊं। क्योंकि मैं अपने आप को आज भी इतने सालों के बाद भी इम्प्रूव करती रहती हूँ। आप मेरे एक बैच में पढ़ोगे, दूसरे बैच में पढ़ोगे, लगेगा कि अरे मैम ने तो कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, हम लोगों को तो कम पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी में कम पढ़ा रही हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहती हूँ। इसीलिए आप मुझे सिर्फ हिंट करना, उसके बाद देखना मैं उसको पूरा का पूरा लेके आ जाऊंगी। और ध्यान रखना देखो सचिन, मैं यही चीज बता रही हूँ आपको, इंग्लिश में पेशेंस रखो और खुद अपना इंप्रूवमेंट देखो। जानते हो, ये मत देखो कि मुझे कितना कम आ रहा है, भाई इतना अभी नहीं हुआ, वैसे नहीं, सिर्फ देखो मैं इंप्रूव किया हूं कि नहीं, बस। क्योंकि आप तो अभी बच्चे हो, मैं आगे पढ़ा के मैं इंप्रूव कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती मैं बिल्कुल 100% हूँ, मैं हर रोज अपने में इंप्रूवमेंट पाती हूँ। तो इसीलिए ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस मरने तक चलता है। लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर मैं अच्छा करा दूंगी कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम बिना प्रॉब्लम के निकल जाओ। देखो क्विजोटिक, सुनो ध्यान से, एक कहानी है डॉन क्विजोट का। डॉन क्विजोट एक कैरेक्टर है एक कहानी में। उसमें क्या है कि उसने इतने ज्यादा वीरता से रिलेटेड कहानियां पढ़ ली ना, बहुत कहानियां पढ़ ली शिवलरी से रिलेटेड, यानी वीरता से रिलेटेड, कैसे किसी राजकुमारी को बचाने कोई राजकुमार पहुंचता है। उसके बाद वो इतनी वीरता की कहानियां पढ़ लिया कि हो गया पागल। अब जब वो पागल हो गया तो उसके बाद वो अपने आइडियाज बनाता था कि मैं इस तरह से धरती से पूरे सारे बुराइयों को खत्म कर दूंगा। और उसके जो आइडियाज होते थे ना, वो एकदम फूलिश आइडियाज होते थे और टोटली अव्यवहारिक आइडियाज होते थे, और उसी में पूरा वो कहानी जो हास्यास्पद हो जाता था। तो इसीलिए अगर कोई आपको कहे योर आइडिया इज क्विजोटिक, इसका मतलब आपका आइडिया एक तो मूर्खतापूर्ण है और दूसरा व्यवहारिक है ही नहीं। इसीलिए क्विजोटिक इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? इसका मतलब होता है फूलिशली इम्प्रैक्टिकल। फूलिशली इम्प्रैक्टिकल, ठीक है? और क्विजोटिक का मतलब हुआ इम्प्रैक्टिकल। तो याद रखना 22 में जो प्रैग्मेटिक है उसका मतलब है प्रैक्टिकल, ठीक है? प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक, दैट इज प्रैक्टिकल। अब आते हैं 23 में। चलो 23, 24 और 25 के लिए पहले मैं आपको ब्रेवरी आपको एक्सप्लेन कर दूं। ब्रेव का मतलब वीर, तो ब्रेवरी मतलब वीरता, है ना, जिसको आप कह सकते हो है ना। इसका उल्टा होता है कायरता, कॉवर्डाइस, टिमिडिटी, करेज सिनोनिम में हो गया। सो सिनोनिम है करेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री, एंड एंटोनिम है कॉवर्डाइस एंड टिमिडिटी, यानी कायरता। ये सब हो गए वीरता। करेज का मतलब तो हिम्मत भी होता है,
ठीक है, चलो अब आते हैं जो यहाँ पे वर्ड से ध्यान से देखो। पहला है ब्रेजननेस, आपको 23rd में आती हूं मैं। ब्रेजननेस, देखो जब आप किसी को देखते हो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बहस करते हुए, देखो वो बहस करने में बहुत हिम्मत कर रहा है, देख रहे हो ना, हिम्मत कर रहा है तभी तो बहस कर रहा है अपने पेरेंट्स से या टीचर से। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो ब्रेवरी आपको पसंद आता है कि कोई अपने माँ बाप से जुबान लड़ा रहा हो? है ना, नहीं पसंद आता। आपको क्या ये अच्छा लगा कि बहुत वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे देश के अंदर घुस आए और हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए? भाई उसमें भी बहुत वीरता की जरूरत पड़ती है। किसी और के देश में सीमा पार करके घुस के और किसी के सैनिक का गला काट के ले गए, क्या हम लोगों ने कहा बाप रे इतनी वीरता, बहुत बड़ी वीरता है? नहीं, क्योंकि सोए हुए सैनिकों का जो गला काटा गया है वो आप उस वीरता को अच्छा नहीं फील करते हो, है ना। यानी कि जब अनड्यू हो जाए, यानी कि ऐसा ब्रेवरी जो आपको पसंद ना आए, वो होता है ब्रेजननेस। सो ब्रेजननेस इज द ब्रेवरी दैट इज अनड्यू, जो आपको अच्छा ना लगे, दैट इज ब्रेजननेस। ठीक है, नेक्स्ट आओ डच करेज। देखो डच करेज क्या होता है? ये भी ब्रेवरी होता है, लेकिन तब ब्रेवरी होता है जब आप पी लेते हो ना, तो पीने के बाद बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है कुछ लड़कों की, देखते हो ना, तो दैट इज डच करेज। दैट मीन्स द करेज एक्वायर्ड आफ्टर ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग के बाद वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लिकर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, इसका मतलब है पीना। ठीक है, 25th में आओ, ब्रेवेडो उतार लिया। ब्रेवेडो का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप देखते हो कई बार आप यूथफुल ब्रेवेडो दिखाते रहते हो, है ना, यानी कि किसी के सामने दिखाओगे कि भाई मैं बहुत वीर हूं, लड़ने पहुंच जाओगे, और जनरली आप लोग गर्ल्स के सामने वैसे ब्रेवेडो दिखाते हो, है ना, बाद में पीछे हट जाते हो क्योंकि पता है वीरता तो है नहीं, ब्रेवरी तो सोल्जर्स में दिखता है। आप जो भिड़ने चले जाते हो, किसी से लड़ने चले जाते हो, वो सिर्फ एक फॉल्स करेज दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। इससे ब्रेवेडो इज फॉल्स करेज। देखो लगभग सब सेम फील हो रहा है, लेकिन आपके करेज कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हमने मेंशन कर दिया। देख लो कोई प्रॉब्लम तो? ठीक है, नेक्स्ट आओ 26 में, दैट इज सिनिकल। देखो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सिनिकल का एक जगह, कि व्हेन अ सिनिकल पर्सन स्मेल्स फ्लावर्स ही लुक्स फॉर कॉफिन्स। मतलब जब उनके नाक में फूलों की सुगंध आएगी ना, तो वो आसपास ये नहीं दिखेगा कहाँ फूल रखा है, कहाँ परफ्यूम रखा है, कहाँ गुलदस्ता पड़ा है, ये नहीं दिखेगा। वो क्या ढूंढता है? अरे कॉफिन कहाँ है? कॉफिन मतलब ताबूत, मतलब समझे? यानी कोई अच्छी भी चीज उसको पता चले ना, तो उसमें वो नेगेटिविटी ढूंढता है। यानी कि हर बात में वो नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढता है। कि अगर मैं कहूं कि देखो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, तो कहेगा इसमें मैम को क्या फायदा, यानी उनकी कमाई होगी, है ना। वो ये नहीं देखता है कि आपको क्या फायदा होने वाला है। सो सिनिकल पर्सन है वन, सिनिकल इज एडजेक्टिव, ठीक है ना। सो यू कैन से सिनिकल के साथ आपको लगाना पड़ेगा कोई नाउन भी, वन हु लुक्स फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट। देखो पहलू आ गया ना, इन एवरीथिंग, हर चीज में जो नकारात्मक पहलू ढूंढता है वो सिनिकल होता है। ठीक है, 28 में आओ। 28 तो 29 आप देखोगे कि लगभग आपको सेम दिख रहा है ना, लेकिन डिफरेंस है। वर्चुअसो है और वर्चुअस 29 में वर्चुअस है। सबसे पहले वर्चुअसो आओ, इसका मतलब होता है स्किल, कैलिबर, नाउन है ये, क्षमता जिसको कहोगे, है ना।
जिसको याद करो, डेक्स्टरस हमने लिखा था, तो यहाँ पे नाउन लगाएंगे तो डेक्सटेरिटी लगाएंगे, है ना। एड्रॉइड मैंने एडजेक्टिव में लिखा था, दक्ष, तो यहाँ पे मैं एड्रॉइडनेस लगाऊंगी, यानी दक्षता की बात करूंगी। मैंने वहां पे लिखा था, याद है ना, डेक्स्टरस, एड्रॉइड, पास्ट मास्टर, है ना, एफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पे मैं नाउन बनाऊंगी तो एफिशिएंसी होगा। वहां मैंने प्रोफिशिएंट कहा था, तो यहाँ पे मैं प्रोफिशिएंसी कहूंगी, है ना। तो ये सारा है दक्षता का, यानी कि स्किल, कैलिबर, क्षमता। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? उतारिए फटाफट। वाह, बहुत अच्छी बात है ओम प्रकाश, आप एक सोल्जर हो और सही में बहुत अच्छा लगता है आप लोग से कभी बात करती हूँ तो गर्व होता है आप लोग पे। ओम प्रकाश, आपका डिपार्टमेंटल भी है ना नवंबर में, ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। एसएससी सीपीयू लेवल का जो पेपर है ना बेटा, उसमें आप देखोगे ना, प्री में तो वोकैबुलरी ज्यादा होता है, क्योंकि 5 मार्क्स सिनोनिम, 5 मार्क्स एंटोनिम, है ना, 5 ईडियम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। अच्छा 27 रह गया, देख लेती हूँ मैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग सही में बहुत बढ़िया काम करते हो और ऐसे जगह पे काम करते हो, और देखा जाए तो आप लोग की सैलरी तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन रियली आई सैल्यूट यू। चलिए आइए, अब आओ 29 देख ले, उसके बाद देख लेते हैं जो छूट गया आपका 27। चलो, वर्चुअस देख रहे थे हम, तो हम वर्चुअस से वर्चुअसो नहीं बना है, वर्च्यू से वर्चुअस बना है। ठीक है, देखो वर्च्यू से बना है। कहां से बना है? वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई, तो वर्चुअस का मतलब होता है अच्छाई से भरा हुआ, फुल ऑफ गुडनेस। फुल ऑफ गुडनेस, है ना। और वर्च्यू का उल्टा होता है वाइज। वाइज का मतलब बुराई, तो वर्चुअस का उल्टा होता है विशियस, है ना, बुराई से भरा हुआ। जो वर्चुअस है अच्छाई से भरा हुआ, तो विशियस से बुराई से भरा हुआ। ठीक है, अब आओ 27, मेटिकुलस। देखो अगेन मेटिक्यूलस, LOUS है ना, OUS का मतलब ही हो गया एडजेक्टिव, है ना। ये बना है मेटी, मेटस से बना है, जानते हो मेटस का मतलब होता है, रूट है इसका फियर। और जब आप डर से कुछ कुछ करते हो ना, डरते हो कि हाँ कहीं गलती नहीं हो जाए, तो सावधानी रखते हो बहुत, है ना, सावधानी रखते हो, तो मेटिकुलस होता है केयरफुल। ठीक है ना, यानी कि चौकस रहते हो, विजिलेंट। एक और वर्ड है जिंजरली, ये सब चौकस है। ठीक है, हो गया। सिनोनिम और लिख लेना, कॉशियस, अलर्ट, लेकिन इसका एंटोनिम होगा नेग्लिजेंट, केयरलेस,
बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ 30 में। 30 में एक रूट है आपका मैग्ना, है ना? मैग्ना जहां दिखे समझ जाओ बड़ा। मैग्ना वर्ड जहां दिखे समझ जाओ बड़ा। इसलिए मैग्नानिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला इसका मतलब लार्ज हार्टेड, मतलब जेनरस। जो दिलदार होते हैं वो लार्ज हार्टेड होते हैं, जेनरस होते हैं। और अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो कंजूस होगा। चलो कंजूस का सिनोनिम लिखना शुरू करो। जो जितने भारी संख्या में दुनिया में पाए जाते हैं उनके भारी भरकम एंटोनिम सिनोनिम भी होते हैं, इसीलिए सिनोनिम कहूंगी खासकर। इसे देखो कंजूस का ठीक है। ये सब हुआ कंजूस का सिनोनिम। स्किन फ्लिंट, जैसे लगता है ना स्किन ही खींच कर चमड़ी निकाल ले, ऐसे लोग। टाइट फिस्टेड, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, मुट्ठी बंद करके रखते हैं लोग, पैसे को निकलने नहीं देते, है ना? नेक्स्ट वर्ड आओ 31 में। इसका कोई रूट नहीं है, लेकिन आपको वो महसूस होगा उसमें पुस्सिलानिमस, पुस्सी कैट की तरह महसूस होगा। पुस्सी कैट मतलब क्या हो गया? वो डरपोक, है ना? जब अगर कहते हैं ना चिकन हार्टेड, इसका मतलब चिकन की तरह हार्ट, यानी कि डरपोक। तो पुस्सी कैट वो भी डर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पुस्सिलानिमस का मतलब हो गया टिमिड, कावर्ड, डरपोक, है ना? जो मैंने वहां लिखाया था आपको गैलेंट्री वगैरह में। चिकन हार्टेड, इसका एंटोनिम होगा ब्रेव, करेजियस, अब मैं एडजेक्टिव में आ गई हूं, और लायन हार्टेड, शेर दिल यानी कि वीर। चिकन हार्टेड मतलब डरपोक। हो गया। नेक्स्ट आओ वर्ड 32 में, इनडिफरेंट। देखो कभी कभी आप देखते हो गाड़ी से जा रहे होते हो, सड़क पे लोग जो भीख मांग रहे होते हैं आपकी गाड़ी के पास, शीशे के पास आते हैं, आप दूसरी तरफ देखने लगते हो। मतलब यू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन, यू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज यू आर इनडिफरेंट टू देयर पेन, यू आर इनडिफरेंट टू द सफरिंग। मतलब इनडिफरेंट का मतलब यार मतलब नहीं है मुझे उससे। देन व्हाट आई डू, यू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो इनडिफरेंट का मतलब होता है मतलब नहीं रखने वाला रवैया, यानी कि एपैथेटिक, मुझे मतलब ही नहीं है,
इनकंसिडरेट, यानी कि जब आप कंसिडर नहीं करते हो आप संवेदनहीन हो जाते हो, इनसेंसिटिव, है ना। you look in different direction, you look in different direction because you are indifferent. समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ 33, bury the hatchet. ये जो HATCHET है ना, ये छोटी कुल्हाड़ी होती है, छोटे हत्थे वाली कुल्हाड़ी होती है। आप देखो गांव के हिसाब से समझना इसको। गांव में बिजली वगैरह तो होता नहीं है। अब रात में लोग क्या करते हैं कि दुश्मन, जब उनकी दुश्मनी किसी के साथ बढ़ जाती है ना, तो अपने सर के पास कुल्हाड़ी लेकर सोते हैं कि कोई आकर रात में हमला करेगा सीधा कुल्हाड़ी से मार देंगे। मतलब वो अपने सेफ्टी के लिए रख के सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके किसी के साथ दुश्मनी है। अब जब दुश्मनी नहीं होता तो स्पेशली क्या किया जाता है, कुल्हाड़ी को हटा दिया जाता है कि भाई अब कोई दुश्मनी ही नहीं मेरी किसी से, तो कुल्हाड़ी को हटा के रखो क्योंकि अब तो दुश्मनी ही नहीं है। इसका मतलब बरी, गाड़ देना, कुल्हाड़ी को गाड़ देने का मतलब हुआ टू मेक पीस, यानी कि शांति बहाल कर लेना। इसलिए टू बरी द हैचेट का मतलब लिखो टू मेक पीस, यानी शांति कर लेना, किसी के साथ समझौता कर लेना। अब आओ नेक्स्ट है बीट द एयर एंड प्लाउ द सैंड्स। ये दो चीजें देखो, बीट द एयर 34 और 35 में एक साथ आना। बीट द एयर, हवा में बीट करते हो, पीट रहे हो हवा को। और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में प्लाउ कर रहे हो, प्लाउ का मतलब हल जोतना होता है ना। अब रेगिस्तान में हल जितना भी जोतना है जोत लो, क्या होगा? कुछ नहीं उपजेगा। और अब बीट करते रहो हेयर को, आपके एफर्ट और एनर्जी लग रहा है, कुछ नहीं होना है। इसका मतलब बीट द एयर एंड प्लाउ द सैंड का मतलब हुआ टू वेस्ट वंस एफर्ट, अपने एफर्ट को बर्बाद करना। कोशिश जो कर रहे हो वो बेकार का कोशिश कर रहे हो। बिल्ड कासल इन द एयर, कैसल का मतलब लिखो किला, किला। और हिंदी में ना हवाई किले बनाना, मतलब क्या? ऐसे ऐसे विचार लाना और ऐसे ऐसे प्लान्स बनाना जिसको आप धरती पर तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यानी कि हवा में महल नहीं बनता ना, वैसे ही। ठीक है, यस ऑफ कोर्स फादर बिल्डर है, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि यहां तो नेपोटिज्म है, भाई भतीजा वादे। बिल्कुल सही कह रहे हो। नाउ कम टू 36, बिल्ड कासल इन द एयर का मतलब टू मेक सच प्लान्स विच आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको अमली जामा पहनाना, यानी कि उसको अमल पे लाना, उस पर अमल करना, उसको काम को हकीकत में चेंज करना। ऐसे प्लान्स को हकीकत में चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब आप हवाई किले बना रहे हो तो कहूंगी बिल्डिंग कैसल इन द एयर। ठीक है, ब्रिंग टू बुक, जब आप देखते हो गाड़ी तेज से चला रहे होते हो, रोकता है ट्रैफिक पुलिस, तुरंत बुक निकालता है, आपका चालान करने लगता है। व्हाट इज दैट? दे ब्रिंग यू टू बुक, इसका मतलब टू पनिश। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है टू कॉल टू अकाउंट। इसका मतलब है कि भाई तुमने ये किया है, अब चलो 100 रुपये जमा करो। तो कॉल टू अकाउंट यानी अकाउंट क्लियर करने की बात की जा रही है, है ना। इन गुड बुक्स, सही किताब में, मतलब अगर आप अपने बॉस के गुड बुक्स में हो ना, तो वो जानता है कि आप अच्छा काम करते हो, आपके बारे में अच्छे विचार रखता है ना। इसीलिए 38 में इन गुड बुक्स का मतलब हुआ इन फेवर विथ, या इन फेवर भी खाली लगा सकते हो, है ना। तो फिर एक बात बताओ, अगर मैं कहूं इन बैड बुक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगेंस्ट,
के खिलाफ होना, अगेंस्ट, ठीक है। अ क्लोज्ड बुक, जो क्लोज कहते हैं ना, मैं खुली किताब हूं, यानी कि जो है सब सामने है। क्लोज्ड बुक होता है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि कैसा व्यक्ति है। सो इफ अ पर्सन इज अ क्लोज्ड बुक, तो वो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, वो बहुत खुले, ऐसा नहीं होता कि सब कोई उसके बारे में सब कुछ जानता है। तो अ क्लोज्ड बुक मीन्स अबाउट whom लिटिल का मतलब ना के बराबर, इज नोन, बहुत कम जानकारी है जिसके बारे में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो, और 40 में पहले यहां दिया है लॉक स्टॉक एंड बैरल, दो और लिखो तो, हुक, लाइन एंड सिंकर। एक और लिखो, बैग एंड बैगेज। इन दोनों का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, सब कुछ के साथ, विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। यानी 40 के हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल, हुक लाइन एंड सिंकर, और बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत। बिल्कुल, देखो एंड बेटा एक साथ नहीं आया है। एंड का मतलब होता है कंजंक्शन। आप कंजंक्शन के आगे पीछे तो टेंस चेंज ही कर सकते हो, है ना। दो अलग अलग सेंटेंसेस है वो। थैंक यू सुमन। चलिए सचिन, आप अलग अलग सेंटेंस को एंड से जोड़ रहे हो। हो गया? बस ये शीट खत्म है, 3rd नंबर शीट खत्म है, और हम लोग ने 50 कंफ्यूजिंग वर्ब्स कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश होगी कंफ्यूजिंग वर्ब खत्म करके, और उसके बाद के क्लास में जो स्पेलिंग्स रिलेटेड टू वर्ब है वो करा दूंगी। 2 क्लासेस मुझे चाहिए और वर्ब के, प्लस लास्ट क्लास जो आप लोग का रह गया है उसकी मेरी कोशिश यही है कल या एक आध दिन के अंदर ही मैं उसको कंप्लीट करके वो आपके आ जाएगा आपके सेव्ड वीडियोस में। लेकिन हाँ, लास्ट क्लास का वीडियो यहाँ सेव नहीं हो पाया, एग्जैक्टली वही पोर्शन में कहीं और पढ़ा के सेव करने जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। समर, अगर आप पहली बार मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चलती हूँ और पूरा डिटेल में लेके चलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे बात करना, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि एक एक सेंटेंस का मैं बता भी रही हूँ। सीजीएल की जीएस क्लास और जीएस स्पेशल की नहीं बेटा, देखो हम लोग सब कुछ बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं। आपका पूरा कंप्लीट कोर्स जो है उसमें भी जीएस है और जीएस स्पेशल अलग से भी जीएस रहेगा, तो इसीलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप चाहो तो मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, पहले आपको आप फुल कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, आप अलग से जीएस करोगे। आप करके तो देखो, मैं बता रही हूँ बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं सीखे रहते हो। एक ही दिन होगा। देखो बात क्या है, लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब बता दिया, बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है ना। बैरल समझते हैं ना, बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उसको बैरल कहते हैं, है ना। ओके सुमन, मैं देख लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ इन लोग से, फिर आपको बताती हूँ। आपको जो डिमांड है वो मैं बात करके बता पाऊंगी। $40 नंबर रह गया, एक सेकेंड। 40 नंबर कहाँ रह गया बेटा? लॉक स्टॉक एंड बैरल का ही तो मैंने 2 सिनोनिम बताया है। लॉक स्टॉक एंड बैरल का ही हुक लाइन एंड सिंकर और बैग एंड बैगेज सिनोनिम है, ठीक है। मतलब सबका हुआ बोरिया बिस्तर समेत।